हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर जूही आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को जियोमॉर्फोलॉजी में आत्मा की संज्ञा दी गई है। अब इसका कारण ये है क्योंकि ये एकमात्र सिद्धांत है जो हमें विश्व में होने वाली घटना, चाहे भूकंप की घटना हो, ज्वालामुखी क्रिया हो, पर्वतों का निर्माण हो, मैदान का निर्माण हो या गर्तों का निर्माण हो, इन सारी बातों की जानकारी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ये सिद्धांत हर एक स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना जरूरी है, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हो या किसी अन्य विषय से रिलेटेड हो। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, इसके पढ़ने से हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है, उन सारी बातों के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय के बारे में जानेंगे। इसका परिचय क्या है, प्लेटों के प्रकार, प्लेटों के प्रकार, प्लेटों की गति, प्लेटों की गति या सीमा, इसके बाद आलोचना, अंततः हम लोग निष्कर्ष पे आएंगे। ठीक है, तो परिचय में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, प्लेट के बारे में। प्लेट क्या है, प्लेट क्या है और विवर्तनिकी क्या है। ठीक है, विवर्तनिकी क्या है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। टूजो विल्सन, टूजो विल्सन के द्वारा प्लेट शब्द का प्रयोग किया गया। अब प्लेट का अर्थ क्या है, प्लेट किसे कहते हैं? प्लेट एक ऐसा दृढ़ स्थल खंड है जो संपूर्ण क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर के बना है और ये दुर्बल मंडल के ऊपर तैरती हुई अवस्था में गतिमान है। ठीक है, तो प्लेट किससे मिलकर के बना है? संपूर्ण क्रस्ट, संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। आप लोग पिछले क्लास में देखे होंगे, मैंने सारी परतों के बारे में डिस्कस किया था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने सारी परतों के बारे में व्याख्या किया है काफी विस्तार से, तो आप लोग उसमें जाकर के देख सकते हैं। बाकी हम लोग शॉर्ट में हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार से कि इसे क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। इसमें महासागरीय भाग और महाद्वीपीय भाग दोनों आएंगे। ठीक है, अब इसे मेंटल बोला जाता है और इसे कोर, इसे अपर मेंटल। ठीक है, ये क्रस्ट वाला एरिया है। तो संपूर्ण क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, तो ये वाला एरिया अपर मेंटल वाला एरिया। अब आते हैं कि दुर्बल मंडल कहाँ है, जो तैरती हुई अवस्था में है उसके ऊपर। तो दुर्बल मंडल हमारा इस वाले जगह पे है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में दुर्बल मंडल है, दुर्बल मंडल है। ये कैसे है? गर्म गलित अवस्था में है। ये दुर्बल मंडल गर्म गलित अवस्था में है, इसलिए इसे दुर्बल कहा जाता है। और इस दुर्बल मंडल के ऊपर जो प्लेट हैं, जो संपूर्ण क्रस्ट और अपर मेंटल वाला भाग जिसे प्लेट की संज्ञा दी गई है, वो प्लेट इसी दुर्बल मंडल के ऊपर अवस्थित है और गतिमान रूप से यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो प्लेट के बारे में जाने। अब आते हैं विवर्तनिकी क्या है। विवर्तनिकी का संबंध विरूपण से है। ठीक है, विवर्तनिकी का संबंध किससे है? विरूपण से। और विवर्तनिकी को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक
टेक्टोनिक। और टेक्टोनिक का अर्थ क्या है? यूनानी भाषा के टेक्टोनिक जो है यूनानी भाषा के टेक्टोनिकोस से आया है। ठीक है, टेक्टोनिकोस को टेक्टोनिक ही कहते हैं, टेक्टोनिक। इसे यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? टेक्टोनिकोस। और इसका संबंध किससे है? विरूपण से। विरूपण का अर्थ क्या होता है? भवन निर्माण, भवन निर्माण या संरचना। मतलब पृथ्वी के ऊपर जितने भी पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी आकृतियां जो आप देख रहे हैं, उन सब का जो निर्माण है वो, उसका अर्थ विवर्तनिकी से है। ठीक है, तो प्लेट भूपरपटी का भाग, जो संपूर्ण क्रस्ट और अपर मेंटल का भाग है, तो वो भूपरपटी के ऊपर जितनी भी आकृतियां हैं विवर्तनिकी। विवर्तनिकी का अर्थ आप जान रहे हैं, भवन निर्माण या संरचना। इस प्रकार क्या है कि जितने भी अंतर्जात बलों के माध्यम से जो पृथ्वी के भूपरपटी पे जो आकृतियां निर्मित होती हैं, पर्वत, पठार, मैदान जैसे, उसे विवर्तनिकी कहा जाता है। तो प्लेट और विवर्तनिकी से मिलकर के क्या बना? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब इसके कुछ इतिहास के बारे में हम आते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कैसे आया। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को आने से पहले बहुत सारे सिद्धांत आ चुके थे। और इस सिद्धांत को किसने लेकर के आया था? तो इसमें कुछ वैज्ञानिक हैं, जिसमें मॉर्गन प्लस मैकेंजी, पार्कर, इन तीनों विद्वानों के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया, मॉर्गन, मैकेंजी और पार्कर। ठीक है, तो ये तीनों सिद्धांत, ये तीनों विद्वान इस सिद्धांत को देने से पहले कुछ अन्य सिद्धांतों का भी अध्ययन किए। जैसे इन्होंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने क्या देखा कि जो आप देखे होंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आप जानते होंगे, वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत बहुत पहले 60s के दशक में आ चुका था। तो सबसे पहले वो सिद्धांत का इन्होंने अध्ययन किया, तो उससे उनको पता चला कि महाद्वीपीय भाग का क्या है, गति हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं। उस सिद्धांत के माध्यम से इन्हें पता चला कि महाद्वीपों में गति हो रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सिद्धांत इन्हें बताया कि महाद्वीपों में गति हो रही है। फिर दूसरा एक सिद्धांत आया, क्या? हैरी हेस का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत, जिसके बारे में आप जानते होंगे। तो सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत के माध्यम से क्या पता चला कि सागरों के नीतल में भी प्रसरण है, मतलब उनमें भी गति है। तो ये इन लोगों के दिमाग में ये आना स्टार्ट हुआ कि जब महाद्वीप गतिमान है, सागर के भी भाग गतिमान हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं सारे एक प्लेट से मिलकर के बने हैं, और ये प्लेट किसी एक जगह पे गतिमान अवस्था में है। तो इस प्रकार इन्होंने मिलकर के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का निर्माण किया, इसको प्रतिपादित किया, और इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बताया है, जो हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो प्लेटों के प्रकार के बारे में आते हैं। प्लेटों के प्रकार,
महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, ठीक है, दो प्रकार से प्लेटों को रखा गया है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट का जो निर्माण है वो किससे मिलकर के हुआ है, किन चट्टानों से हुआ है? तो महाद्वीपीय प्लेट जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे? ग्रेनाइट से। और महासागरीय प्लेट किससे बना है? इसके संरचना किन चट्टानों से है? बेसाल्टिक चट्टानों से, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है वो बेसाल्ट से इसका घनत्व कम होता है, मतलब इसका घनत्व जो है वो किससे कम है? बेसाल्ट से, और इसका अधिक है। तो इसीलिए आप पढ़ते हैं कि महाद्वीपीय प्लेट जो है महासागरीय प्लेट से इनका जो घनत्व है कम माना जाता है, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये बेसाल्ट से निर्मित है और ये ग्रेनाइट से निर्मित, ठीक है। अब आते हैं कि प्लेटों की महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट, इनके प्रकार के बारे में जाने। तो अभी आते हैं कि ये दोनों प्लेट कितने प्रकार के हैं। तो इसको भी 3 प्रकार से रखा गया है। वृहद, लघु और सूक्ष्म। तो वृहद प्लेटों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। कितनी? 7। और लघु प्लेटों की संख्या 20। सूक्ष्म प्लेटों की संख्या 100 से अधिक मानी जाती है, 100 से अधिक। अभी भी इसकी खोज की जा रही है। वृहद प्लेट कौन कौन से हैं? तो पहला प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। दूसरा उत्तरी अमेरिकन प्लेट। तीसरा साउथ अमेरिकन प्लेट। चौथा अफ्रीकन प्लेट। पांचवा यूरोपियन प्लेट। छठा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सातवां जो है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 7 वृहद प्लेट। अब लघु प्लेट में कुछ नजका प्लेट हैं, नजका प्लेट, काकस प्लेट। इस प्रकार से लघु प्लेट हैं, बहुत 20 प्रकार के लघु प्लेट हैं। तो उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो इस प्रकार हम जो वृहद 7 प्लेट हैं इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे कि इन्हीं 7 प्लेट के माध्यम से जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी आते हैं कि प्लेटों की क्या गति है। प्लेटों के प्रकार के बारे में हम जान गए। अब प्लेटों की गति या सीमा के बारे में जानते हैं। प्लेटों की गति या सीमा।
प्लेटों की गति को हम लोग 3 प्रकार से देखेंगे। पहला विनाशात्मक, प्लेट सीमा। दूसरा संरचनात्मक, प्लेट सीमा। और तीसरा संरक्षी, प्लेट सीमा। ये 3 प्रकार के प्लेट हैं जो गतिमान है। किसके ऊपर? दुर्बल मंडल के ऊपर। ठीक है। विनाशात्मक प्लेट, जिसे डिस्ट्रक्टिव प्लेट बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, ये संरचनात्मक प्लेट है। और संरक्षी प्लेट सीमा। तो विनाशात्मक प्लेट से ही आपको पता चल रहा है कि इन प्लेटों के माध्यम से कुछ ना कुछ विनाश हो रहा है। तो किनका विनाश हो रहा है? प्लेटों का विनाश हो रहा है। ठीक है। तो इन विनाशात्मक प्लेट के माध्यम से जो क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं, इसमें सबसे पहले तो ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया। दूसरा भूकंप। उसके बाद गर्त का निर्माण। इस प्रकार से अन्य घटनाएं विनाशात्मक प्लेट सीमा के किनारे होती हैं। तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी क्रिया होती है वो किनके कारण होती है? विनाशात्मक प्लेट सीमा के कारण। क्योंकि ये प्लेट जो हैं, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ये प्लेट जो हैं, इनकी गति कैसे हो रही है? इस प्रकार से, एक दूसरे के सामने। तो जब प्लेटें एक दूसरे के सामने गति कर रही हैं, तो जब एक दूसरे के सामने गति करते हुए जब टकराती हैं, तो इन टकराने के कारण जो अधिक घनत्व वाले प्लेट हैं, उनका क्या होता है? क्षेपण होता है। वो नीचे की तरफ जाती हैं और कम घनत्व वाली चट्टानें ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है। तो क्षेपण होने के कारण, जो प्लेटों का क्षेपण हो रहा है, मान लो ये अधिक घनत्व वाली चट्टान है, तो इनका जो है क्षेपण हो रहा है इन दोनों के टकराने के बाद, और ये प्लेटें ऊपर की तरफ उठ रही हैं। ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ उठती हुई भाग होगी वो क्या होगी? किसका निर्माण करेगी इस प्रकार से? तो पर्वतों का निर्माण करेगी। और अगर ये बहुत अधिक विस्फोटक रूप में होता है तो ज्वालामुखी क्रिया का भी निर्माण होता है। इसमें ज्यादातर आप ज्वालामुखी क्रिया देखेंगे कि समुद्र में ही होता है। उसका कारण क्या है कि समुद्र में जो जल की स्थिति है, उस जल की स्थिति के कारण क्या होता है कि यहाँ पे जब इसका क्षेपण होता है, तो क्षेपण होने के बाद इसमें साथ में ही भ्रंश भी उत्पन्न होता है। तो उस भ्रंश के सहारे क्या होता है? जो जल होता है वो नीचे आता है। ठीक है। जब नीचे आएगा इस समुद्र में, समुद्र का पानी, तो नीचे ये वाले भाग में जो क्या है? गर्म गलित अवस्था में दुर्बल मंडल है। और ये प्लेटें जब टकरा रही हैं, तो टकराने के बाद, क्षेपण के बाद ये जल नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे जब आप जानते हैं कि गर्म तवे पर अगर पानी का छिड़काव किया जाए तो क्या होता है? वाष्प का निर्माण होता है। क्योंकि जल तो बचता नहीं है, वो जल किस में परिवर्तित हो जाता है? वाष्प में। और वाष्प में आप जानते हैं कि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, और उस गुप्त ऊष्मा में सबसे ज्यादा पावर होता है। ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है कि यहाँ पे दबाव उत्पन्न होता है, और इस दबाव के कारण अंदर से ऊपर की तरफ उठना चाहती है। ये जो लावा है ऊपर की तरफ ये भागती है, गर्म लावा, और यहाँ पे इन चट्टानों को तोड़ते हुए विस्फोटक रूप में बाहर आती है, और विस्फोटक रूप में ज्वालामुखी
क्रिया इसको बोलते हैं, जो विस्फोटक रूप में अंदर से गर्म गलित लावा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी क्रिया ये बाद में चल करके ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विनाशात्मक प्लेट, जिसे जिसे अभिसारी प्लेट भी कहा जाता है, इसे दूसरा नाम दिया गया है अभिसारी। ठीक है, अभिसारी प्लेट, और इसे अपसारी प्लेट, अपसारी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझे कि अभिसारी प्लेट क्या है। अभी आएंगे कि संरचनात्मक प्लेट क्या है। संरचनात्मक प्लेट से आप समझ रहे होंगे कि किसी भी चीज का संरचना हो रहा है, यहाँ पे किसी चीज का विनाश नहीं हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संरचना हो रहा है। तो संरचना में पर्वत का निर्माण, मैदानों का निर्माण, इस प्रकार की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न होती है? यहाँ पे स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लो ये दो प्लेटें हैं, तो इन दो प्लेटों की जो गति है वो कैसी होगी? एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करती है। ठीक है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करती है। जब विपरीत अवस्था में गति करेगी तो इस प्रकार से मान लो कि बिल्कुल करीब हैं दोनों प्लेटें, और जब एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? भ्रंश का निर्माण होगा। इस प्रकार से प्लेटों में दरार उत्पन्न होगा। अब जब दरार उत्पन्न होगा तो अंदर की जो गर्म गलित लावा होगी वो क्या करेगी? उनको तो स्थान मिल जाएगा बाहर निकलने का, क्योंकि वो तो पहले से प्रयासरत हैं कि बाहर निकले। यहाँ पे भ्रंश का निर्माण हुआ तो अंदर से लावा जो है, दबाव, यहाँ पे क्या होता है? दबाव क्रिया कम हो जाती है, जिसके कारण अंदर का मैग्मा बाहर की तरफ निकलना प्रारंभ करती है, और क्या करती है फिर? या तो पर्वतों का निर्माण करेगी या फिर मैदान का निर्माण करेगी। तो अभिसारी प्लेट जो था, ये जो विनाशात्मक प्लेट सीमा जो था, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप उसमें आपका हिमालय पर्वत को देख सकते हैं। आपके इंडिया में जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ वो किसके कारण हुआ? इसी विनाशात्मक प्लेट के कारण। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराने के कारण ही तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ बढ़ रही थी और यूरेशियन प्लेट जो था वो साउथ की तरफ बढ़ रहा था, और उन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण ही क्या होता है? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? आप अपने इंडिया में ही देख लें, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और दूसरा जो अपसारी प्लेट है उसका एग्जाम्पल क्या है? अभी आपने देखा कि इन प्लेटों का जो गति है वो कैसे एक दूसरे के विपरीत अवस्था में, और भ्रंश के कारण अंदर का जो लावा है वो बाहर निकलना प्रारंभ करती है, और उन लावा के माध्यम से पर्वतों का निर्माण होता है। तो उसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? आप मिड ओशियन में देखें, अटलांटिक ओशियन का मिड वाला जो भाग है, मध्य भाग है, वहां पे बहुत सारे कटकों का निर्माण हुआ है। ठीक है, आप एश आकृति में आप यहां पे देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक ओशियन का भाग है। ठीक है, तो इस आकृति में ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इस
अटलांटिक ओशन के मध्य में इस आकृति में कटक देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में चैलेंजर कटक बोला जाता है, चैलेंजर कटक, और साउथ में डॉल्फिन कटक बोला जाता है, डॉल्फिन कटक। तो इस आकृति में कटक देखने को मिलता है। तो इसी अपसारी किनारा के कारण, अपसारी किनारा मतलब यहाँ पे जो है प्लेटों की जो गति है वो कैसी है, एक दूसरे के विपरीत अवस्था में, एक इस प्रकार गति कर रही है और एक इस प्रकार गति कर रही है। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे भ्रंश का निर्माण होता है और अंदर से मैग्मा बाहर निकलती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपको पर्वतों की श्रृंखला देखने की मिलती है और इसी श्रृंखला को कटक बोला जाता है। जो श्रृंखला बद्ध रूप से पर्वतों का निर्माण होता है कहीं भी, तो उसको कटक की संज्ञा दी जाती है और उसी कटक को मतलब उसी पर्वतीय श्रृंखला को कटक बोला जाता है। ठीक है, और ये कटक जो बने हैं किससे, अपसारी सीमा से, संरचनात्मक प्लेट किनारा से। ठीक है, तो संरचनात्मक प्लेट किनारा के कारण ये अटलांटिक ओशन के मध्य में कटकों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने दो प्लेट किनारा को देखा। अब तीसरा जो किनारा है संरक्षी किनारा। संरक्षी किनारा कैसे कार्य करती है? संरक्षी किनारा इस प्रकार से कार्य करती है, एक नॉर्थ की तरफ गति कर रही है और एक साउथ की तरफ गति कर रही है। अब ये दोनों जो गति कर रही है नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो आप समझिए कि ये प्लेटें जो हैं वो क्या करेंगी, एक दूसरे में घर्षण उत्पन्न कर रही है। ये ना एक दूसरे से दूर जा रही हैं ना पास आ रही हैं, ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के समानांतर गति कर रही हैं। तो इसमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है और इस घर्षण से क्या हो सकता है, ना पर्वतों का निर्माण होगा ना गर्तों का निर्माण होगा। क्या होगा, तो छोटे मोटे भ्रंश का निर्माण हो सकता है, भूकंप आ सकता है। तो इस प्रकार संरक्षी सीमा के से हमें संरक्षी सीमा से हमें किसका निर्माण देखने को मिलता है, भ्रंश का या भूकंप का। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग प्लेटों के प्रकार के बारे में जाने, प्लेटों के प्रकार की गति के बारे में जाने। अब हम लोग जो अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ आलोचना निष्कर्ष के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।